So hi everyone, my name is MD Jahid Ansari and welcome to MJ YouTube channel. तो आज हम ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे एंड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखेंगे एंड वेरियस शेप एंड साइज ऑफ सेल। इन तीन टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ सेल को देखते हैं। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं है कि ये सेल है ना, पूरा सेल के दो लेयर हैं और जो आउटर बाउंड्री है उसे सेल वॉल कहते हैं और इनर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी इनर मेम्ब्रेन को या इनर बाउंड्री को ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। फिर इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है ना। फिर ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज मैन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। इस पॉइंट का क्या मतलब, अगर हम इस पॉइंट को समझें कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो एरिया है दैट मीन साइटोप्लाज्म, ये मैन एरिना है। एरिना बोले या फिर एरिया बोलो, क्योंकि एनसीईआरटी में एरिया ना देकर एरिना दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एरिना वर्ड यूज़ किया, है ना। तो ये कहता है ये मैन एरिना है किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटी के लिए, सेल की काम करने का जगह, जहाँ पर सेल क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है। सेल कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि सर्कुलेशन। तो ये सब क्या हुआ, ये एक सेल की एक्टिविटीज़ है। जैसे हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, दौड़ना, खाना पीना, पढ़ना, तो ये सब हमारी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलती है ना। इसी तरह सर्कुलेशन से, रेस्पिरेशन से सेल्स को फ़ायदा मिलती है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है, समझे। तो ये वो एरिया है, ये वो एरिना है, ये वो जगह है जहाँ पर सेल्स क्या करती है, एक्टिविटीज़ करती है, रेस्पिरेशन करती है, डाइजेशन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, समझे। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे मैन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी जैसे मैंने कहा कि ये वो एरिया है जहाँ पर सेल रेस्पिरेशन करती है। अब तुम देखो कि मैं कहता हूँ अगर ये एरिया ना होता, लेट्स सपोज ये एरिया ना होता, तो क्या सेल रेस्पायर कर पाता, बिल्कुल नहीं। जब वो सेल रेस्पायर नहीं कर पाता तो वो लिविंग स्टेट में कैसे रहता, है ना, वो जीवित कैसे रहता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी एरिया है, ये एक ऐसी एरिना है जो सेल्स को लिविंग स्टेट बनाई रखती है ना। इट कीप्स आवर बॉडी इन लिविंग स्टेट, ये हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में बनाई रखती है। अगर ये हमारे सेल्स के पास ये स्पेस, ये एरिना, ये एरिया ना हो तो क्या हमारा सेल रेस्पायर कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा सेल रेस्पायर नहीं कर पाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, दैट इज द पॉइंट। दूसरी लाइन कहती है, सॉरी तीसरी मैन ये हो गया, तीसरी लाइन देखो। तीसरी लाइन कहती है कि ये सेमी फ्लूइड इन नेचर। सिंपल से मतलब सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है हाफ, और फ्लूइड का क्या मतलब होता है, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड। तो इसमें जो है कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता, समझो। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ऐसा नहीं है कि इस पूरे एरिया में कंप्लीटली लिक्विड वाला ही पार्ट हो, इस पूरे एरिया में सॉलिड वाला भी पार्ट होता है, जैसे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। इसके अलावा और भी जो चीज़ है वो तो लिक्विड नहीं है। तो इसका मतलब इसमें लिक्विड के अलावा और भी कोई अदर पार्ट्स, और भी कोई अदर मैटर्स होता है, समझे। दैट इज द पॉइंट। सो कहीं ना कहीं इसीलिए इस चीज़ को हम कहते हैं सेमी फ्लूइड इन नेचर। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सेमी फ्लूइड इन नेचर कहते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अब इस चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेल डेवलप न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के वेल डेवलप्ड के बेसिस पर कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म वो दो तरह से होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स, ठीक। अब देखो, जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें जो है अब्सेंस होता है। क्या अब्सेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, जैसे कि सेल के आउटर बाउंड्री में भी एक मेम्ब्रेन होता है ना। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को तो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना, क्योंकि इसे हम एज्यूम किए हैं एज अ प्लांट सेल, इसीलिए इसकी तो आउटर बाउंड्री सेल वॉल है ना। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स को कंसिडर करें तो एनिमल सेल में उसकी आउटर बाउंड्री क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक उसी तरह न्यूक्लियर की भी आउटर बाउंड्री होती है ना। न्यूक्लियस की भी क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है, और उस आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन प्रिमिटिव में जब धीरे धीरे अर्थ पर लाइफ फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी तो उस समय क्या था कि चीज़ें धीरे धीरे बन ही रही थी। इसका मतलब पहले न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं आया होगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे लाइफ अर्थ पर इवॉल्व हुआ, है ना, तो वैसे वैसे न्यूक्लियस के भी चारों ओर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हुआ, मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सबसे पहले अर्थ पर नहीं बोल सकते हैं, बल्कि कि ये कहीं ना कहीं ये यूकैरियोट से पहले आए हैं, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थ पर सबसे पहले ही प्रोकैरियोट्स आए, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं यूकैरियोट से पहले आए हैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है कि प्रोकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है ना।
इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंस होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक, या फिर अब जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो या मेम्ब्रेन बाउंड, अच्छा हाँ एक चीज़, ये अलग चीज़ है, एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ तुम जानते होंगे कहीं ना कहीं कि जो न्यूक्लियर वो सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, चलो यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, यहाँ पर ना, उसको नोट नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही रब करके है। अगर इसको हम यहाँ पर देखें नोट करके, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सॉरी ये सेल ऑर्गेनेल, ये किस चीज़ का नाम है? तो सेल ऑर्गेनेल, सेल्स का क्या मतलब, पूरा कंप्लीट सेल, ऑर्गेनेल से क्या मतलब, जैसे उसकी ऑर्गेन, जैसे हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेन, तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल का ऑर्गेन, इसे याद रखने के लिए मैं याद बता रहा हूँ। तो सेल का ऑर्गेन्स क्या हो सकता है, इसके अंदर राइबोसोम, गोल्जी बॉडी है ना, इसके जो अंदर मटेरियल्स हैं लाइक न्यूक्लियस, डीएनए, ये सब क्या हो सकता है, इसकी सेल्स का क्या हो सकता है, एक ऑर्गेन हो सकता है। तो हम लोग कहाँ पर थे कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल्स के क्या होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सेल्स के ऑर्गेन होते हैं, राइट। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल। और जैसे इन्होंने कहा कि जो जैसे सेल्स की आउटर बाउंड्री होती है उसी तरह इस ऑर्गेन्स की भी आउटर बाउंड्री होती है ना। अब हम जैसे मैंने भी इधर एग्जांपल दिया कि जो न्यूक्लियस होती है उसकी भी आउटर बाउंड्री होती है, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा, और अभी मैंने जस्ट कहा कि न्यूक्लियस भी कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनल है। क्या है भाई, सेल ऑर्गेनल है ना। और मैं भी समझना, पहली बात मैंने कहा कि सेल के जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यानी कि सेल के पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है आउटर साइड, है ना। ठीक उसी तरह, और ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो भी सेल ऑर्गेनल है, यानी सेल न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल, और सेल ऑर्गेनल के चारों ओर क्या है, आउटर बाउंड्री, जिसको मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इसी तरह यानी न्यूक्लियस के अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उसके भी चारों ओर क्या होंगे। तो हाँ, तो हम कहाँ पर थे, सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि जिस तरह से न्यूक्लियस के पास उसकी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा, और न्यूक्लियस भी एक तरह से सेल ऑर्गेनल है, ठीक इसी तरह और जितने भी इसमें सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब के पास कहीं ना कहीं आउटर मेम्ब्रेन होती है ना। और वो आउटर मेम्ब्रेन वाली इस सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यानी इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, भले हो वो न्यूक्लियस क्यों ना हो, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो एक सेल ऑर्गेनल है, उन सब में आउटर बाउंड्री नहीं होगी, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यानी जो प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स होंगे उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होगा। फिर इसमें जो राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में, वो 70S होता है। 70S को अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक 50S होता है, एक 30S। अच्छा, एक सवाल उठेगा कि यहाँ पर 70S है लेकिन 50S और 30S मिलाकर तो 80S हुआ, तो इसको हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों। अब ये रहा प्रोकैरियोट वाला सिस्टम ख़त्म। अब आते हैं यूकैरियोट की तरफ। तो जैसे मैंने प्रोकैरियोट में कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और या फिर न्यूक्लियर एनवेलप होगा। अब इसी तरह अगर हम यूकैरियोट्स में आते हैं तो मैंने क्या कहा कि यूकैरियोट कहीं न कहीं प्रोकैरियोट के बाद आया है। तो अगर इसमें एब्सेंस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो इसमें प्रेजेंस होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से तो धीरे धीरे डेवलप होता है ना चीज़ें, तो इसमें प्रेजेंस होगा। ठीक इसी तरह अगर इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट था, यानी न्यूक्लियस की चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन इसमें होगा। ठीक उसी तरह इसमें अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंस था लेकिन इसमें प्रेजेंट होगा, सिंपल। फिर इसी तरह मैंने देखा कि राइबोसोम उसके साइटोप्लाज्म में 70S था लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में 80S होगा, है ना। फिर मैंने देखा है कि इसके साइटोप्लाज्म जो 70S राइबोसोम है वो 50S था, 30S में ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होगा वो 60S और 40S
एंड अगेन कैसे होगा ये तो 60 और 40 100 होता है, लेकिन यहाँ तो 80 है, तो हम आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट। फिर कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट ये कि जो राइबोसोम है ना, वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बात समझो, ये कह रहा है कि जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक। और राइबोसोम दुनिया के हर सेल्स में होगा। राइबोसोम क्या होगा, दुनिया के हर सेल में होगा, और जिस सेल में भी राइबोसोम होगा वहाँ वो उसके चारों ओर जो है वो क्या नहीं होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यूँ है कि राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। यानी जो राइबोसोम है वो हर लिविंग सेल्स में होगा, चाहे वो लिविंग सेल प्रोकैरियोट्स हो सकता है, या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, लेकिन राइबोसोम हर जगह होगा। और क्योंकि ये राइबोसोम हर लिविंग सेल्स में होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, है ना, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। अब एक सवाल कि जैसे यहाँ लिखा है कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन होता है ना, और मैंने कहा दूसरी बात कि ये यूनिवर्सल है। ये पहली बात मैंने क्या कहा कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है। दूसरी बात मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल है। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल है, यानी ये यूकैरियोट्स में भी होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा कि क्या होते हैं, यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर कह रहा हूँ कि राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन होता है। तो तुम देखो कि क्या ये स्टेटमेंट दोनों से कुछ तुमको डिफरेंट समझ में आ रहा है। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि यूकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि राइबोसोम भी यूकैरियोट में होते हैं, लेकिन उसके चारों ओर क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहाँ से चला पता कि राइबोसोम कहीं न कहीं एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो यूकैरियोट्स में होते हुए भी अपने चारों ओर क्या कैरी नहीं करता है, अपने चारों ओर मेम्ब्रेन कैरी नहीं करता है। बाकी इसमें यूकैरियोट्स में जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेल है वो अपने चारों ओर मेम्ब्रेन को कैरी करता है, ठीक। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट यू है कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज आल्सो अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, इसलिए यूनिवर्सल नहीं है। अब इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है कि जैसे भी मैंने कहा कि यूकैरियोट्स में, है ना, यूकैरियोट्स में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, और एनिमल तो यूकैरियोट है, और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये नॉन मेम्ब्रेन है, और ये एनिमल में पाया जा रहा है। ये कैसे हुआ, आप समझ रहे हो। तो इसको भी हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, है ना, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है, और एनिमल क्या होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होता है, ये प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में नहीं होता।
अब हम तीसरे टॉपिक दैट इज़ लास्ट पर चलते हैं। वो यूँ है कि वेरियस शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की ओर चलते हैं। हम थर्ड एंड लास्ट टॉपिक पर चलते हैं दैट इज वेरियस शेप एंड साइज ऑफ सेल। इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है ना, जिसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। और दूसरा होता है ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है ना। और इसकी जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है। फिर इसी तरह हम बैक्टीरिया के पास चलते हैं। बैक्टीरिया की साइज 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है और लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कि साइज और लेंथ में क्या डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय साइज एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ। तो अगर हम साइज की बात करें, सबसे पहले लेंथ देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई चीज़ है ना, कोई भी चीज़ मान लेते हैं। ये फिर ये मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया ये पूरा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हुआ, ये उसका हुआ लेंथ। अगर इस बैक्टीरिया को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे और उसको इस तरह से यूं सजा लेंगे, जो भी हो सजा लेंगे, तो क्या वो इतना ही स्पेस घेरेगा, है ना। तो उसे छोटा छोटा करके एक ऐसे बॉक्स में या फिर एक ऐसे जगह फिट कर दो जहाँ अच्छे से फिट हो जाए। तो वो जितना जगह घेरेगा उस जगह को उस बैक्टीरिया के लिए क्या कहेंगे, साइज कहेंगे। तो इसकी जो बैक्टीरिया की जो साइज है वो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। कुल मिला के ऐसे समझो कि बैक्टीरिया को छोटा छोटा टुकड़े करके एक ऐसे बॉक्स में फिट कर देंगे जो कि वो मिनिमम जगह घेरे जिससे और वो अच्छे से फिट हो जाए। दैट इज़ द साइज ऑफ बैक्टीरिया। अब वो साइज कितना होता है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। इसी तरह इसकी जो लेंथ होता है यानी कि ये साइज ये 3 to 5 माइक्रोमीटर। यानी तुम समझ रहे हो, एक बैक्टीरिया को सिर्फ अगर नॉर्मली रखा जाए तो उसकी लेंथ कितना होगा, वो होगा 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। अगर उसको छोटे छोटे पीस में काट कर एक बॉक्स में भर दिया जाए तो वो कितना जगह घेरेगा, ओनली एंड ओनली 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। तो ये साइज और लेंथ में डिफरेंस है। अब इसी तरह यूकैरियोटिक सेल के पास चलते हैं। तो इसकी जो साइज होती है वो कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, है ना, साइज में। फिर इसी तरह आरबीसी के पास चलते हैं। तो आरबीसी का शेप पहले देखते हैं तो वो राउंड होता है एंड वाई कॉनकेव होता है। और इनकी जो डायामीटर होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है, इसकी आरबीसी की डायामीटर। तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस होता है डायामीटर का आधा। तो डायामीटर है 7 माइक्रोमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ जाएगा वही इसकी आरबीसी की रेडियस हो जाएगा। फिर हम डब्ल्यूबीसी के पास चलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का अगर हम शेप देखें सबसे पहले तो ये एमीबॉयड होता है। एमीबॉयड बोले तो अमीबा लाइक, है ना। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, इसीलिए डब्ल्यूबीसी कई साइज जैसे अमीबॉयड होता है। और लार्जेस्ट सेल कौन होता है, ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट सेल होता है। और जो लॉन्गेस्ट सेल की बात करें वो नर्व सेल। अगर नर्व सेल लॉन्गेस्ट ना हो तो हमारे सिग्नल को, हमारे कम्युनिकेट को कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए वो लॉन्गेस्ट सेल होगा। और जो वायरस होती है उसकी जो साइज होती है
वो कितना होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक। सो तीनों टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, एक बार इसको क्या करते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सिंपल मैंने देखा कि सेल्स के अंदर से, और अगर प्लांट सेल को कंसिडर करते हैं तो उसको आउटर बाउंड्री को हम सेल वॉल कहेंगे, एंड देन उसके बाद जो आएगा उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर हमने देखा कि इसमें एक साइटोप्लाज्म होता है जो मेन एरिना, जिसे मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेल्स की एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन होता है। फिर हम कहते हैं कि अगर ये नहीं होता, यानी साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर नहीं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा। अगर वो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन नहीं, तो एक लिविंग चीज़ को लिविंग स्टेट में रहना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड वो डेड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है किसी भी लिविंग चीज़ को लिविंग बनाए रखने में काम आती है, एंड दैट इट कीप्स आवर बॉडी इन लिविंग स्टेट। फिर हमने देखा कि ये सेमी फ्लूइड नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ पूरी कम्प्लीटली ये लिक्विड नहीं होता, इसमें लिक्विड भी होता है एंड सॉलिड पार्ट भी होता है, जैसे राइबोसोम, डीएनए, आरएनए एंड सो ऑन। फिर इसी तरह हमने देखा, और दूसरी बात कि यूनिवर्सल भी होते हैं, यानी कि वो हर लिविंग सेल्स में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेल डेवलप ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सबसे पहले मैंने प्रोकैरियोट को देखा, तो इसमें मैंने देखा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। फिर यूकैरियोट में होता है। इसी तरह इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, इसमें होता है। इसमें राइबोसोम जो है वो 70S होता है, इसमें 80S होता है। इसमें 70S को हम 50S और 30S में तोड़ते हैं, इसमें जबकि हम 60S और 40S को तोड़ते हैं, 40S में तोड़ते हैं। फिर हमने दो एक्सेप्शन देखे, जैसे कि नॉन मेम्ब्रेन राइबोसोम है, राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है, ये यूनिवर्सल है, ये प्रोकैरियोट्स में होगा एंड यूकैरियोट्स में भी होगा। फिर इसी तरह जो सेंट्रोम और सेंट्रियोल है, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, जबकि ये ओनली एंड ओनली एनिमल सेल्स में होगा, ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक। फिर हमने देखा यहाँ वेरियस शेप ऑफ साइज के बारे में, कि जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और जो पीपीएलओ है, सॉरी, इसके बाद इस माइकोप्लाज्मा का लेंथ भी देख लेते हैं, तो 0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। फिर हमने पीपीएलओ को देखा, प्लीरोलिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, ये जो कि एक माइकोप्लाज्मा का टाइप है, इसकी जो साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर है। फिर हमने बैक्टीरिया को देखा, जिसकी साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर है। फिर इसकी लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर तक के है। फिर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। फिर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का शेप राउंड होता है एंड बाइकॉनकेव होता है। एंड फिर इसी तरह आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, मतलब बीच में नहीं, 7 माइक्रोमीटर ही होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो अमीबॉइड होता है, अमीबा लाइक। फिर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच का ईग होता है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें वो नर्व सेल होता है। फिर हमने देखा कि जो वायरस है ना, वायरस की बात करें तो वायरस की जो साइज होती है वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।